Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you're watching Executive Coaching Center's Zoom online session. आज हम अपने लेक्चर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कुछ रेलेवेंट टॉपिक विद रेफरेंस टू 2020 PMS या ये जो हमारे पास अभी एक और CSS में एक इन्वेंशन आई है जो आप साल में दो दफा अटेम्प्ट दे सकते हैं। एक अटेम्प्ट कुछ स्पेसिफिक एरिया के लोगों के लिए है और उसके साथ साथ ही इस साल के कोई और जितने भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए बेसिकली मैंने कोशिश ये की थी कि मैंने पिछले साल कुछ वर्कआउट किया था 2019 के आखिर में कुछ एक्सपेक्टेड एरियाज के ऊपर। तो क्योंकि 19-20 इकट्ठा ही चल रहा है तो उन एरियाज पे हमने जितना भी काम किया था मैं चाहूंगा कि उनमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले उसके ऊपर बात कीजिए। तो दो टॉपिक आज हम पैरेलल डिस्कस करेंगे। एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल एज और पाकिस्तान की इसमें क्या अपनी स्टैंडिंग है या पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा। दूसरा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इस दौर में इस वक्त हम रह रहे हैं, क्या ये ब्लेसिंग है या कर्स है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दो टॉपिक्स को मर्ज करेंगे और एक ही उसमें डिजिटल रेवोल्यूशन को, क्योंकि इट इज आल्सो द ब्रांच और लेटेस्ट ब्रांच ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें एजेस का तो 21st सेंचुरी के जो बिगिनिंग के फर्स्ट डिकेड थे उसको पहले 10 सालों को 2000 से 2010 तक के 10 साल फर्स्ट डिकेड को कहा जाता था इट इज कंप्यूटर एज। और ये जो कंप्यूटर एज है ये बहुत ही स्पीड के साथ डिजिटल एज में कन्वर्ट हो गई। सिर्फ कंप्यूटर नहीं बल्कि बहुत से गैजेट्स जो थे वो इंटरनेट की वजह से 3G 4G और अब आने वाले दौर में 5G टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक गैजेट जो है वो दुनिया के साथ इस ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट हो गया। सोशल मीडिया आ गया, बहुत सी एप्लीकेशंस आ गई, बिजनेस एप्लीकेशंस आ गई। आप देखते हैं ऑनलाइन आपकी जितनी भी परचेजिंग की जो एप्लीकेशंस है जिसमें अली बाबा है, अमेजोन है और बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं। इस तरह आप हर एक चीज को डिजिटलाइज होता हुआ देख रहे हैं। तो अब जिस एज में हम जाहिर है 2020 में बैठे हैं और एक और अगला डिकेड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। 21st सेंचुरी के 2 डिकेड्स यानी 20 साल मुकम्मल हो गए हैं और अब हम कदम रख रहे हैं तीसरे डिकेड की तरफ। तो नाउ अब इस एज का नाम क्या है? तो जो बड़े स्कॉलर्स हैं दुनिया के वो इसको कहते हैं कि जो डिजिटलाइजेशन ऑफ ग्लोब है ये बेसिकली नॉलेज इकोनॉमी का दौर है। यानी हाउ मच नॉलेजेबल यू आर, हाउ मच टेक्निकली साउंड यू आर, हाउ मच एक्सपर्टीज यू डेवलप विद इन योर सेल्फ, और जितने ज्यादा आप स्किल्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही अब डिसाइड होगा कि फ्यूचर आपका कैसा है। क्योंकि अब कॉम्बो चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 और 3 थिंग्स चल रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, डिजिटलाइजेशन ऑफ एवरीथिंग हो चुका है और इसमें अब कदम रखा है नॉलेज इकोनॉमी ने। आज अपने टॉपिक्स की तरफ चलते हैं जी। मैं आपके साथ दोनों टॉपिक शेयर भी करूंगा और कोशिश ये करूंगा कि हम डिटेल में उनका एनालिसिस करें। तो सबसे पहले जी मैं आपको हेडिंग्स बता दूं आज के टॉपिक्स की। ये मैंने बड़ी मेहनत से ये तैयार किए हैं और आई वुड लव, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, मुझे यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, कहीं पर भी जो मेरे से इंटरेक्शन भी करते हैं, कि वो मेहनत भी करें। याद रखना जिंदगी अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं और आगे जिस दौर में हम जाने लगे हैं यहाँ पर हमारे लिए कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यानी आप कोई भी काम 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए नहीं कर सकते, 1 दिन 2 दिन 3 महीने के लिए नहीं कर सकते, चंद सालों के नहीं कर सकते। अब आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो अगर आपने बड़ा आदमी बनना है, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है, एक अच्छा प्रोफेशनल बनना है, एक अच्छा ट्रेनर बनना है, CSP PMS ऑफिसर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करना है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने लर्निंग बढ़ाते चले जाना है और आपकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो एक ऐसे पैराडाइम में हो जहां आप नया से नया काम करें। तो सबसे पहले तो मैं चलूंगा आपको जो मैं मेथोडोलॉजी की टेक्निक्स बता चुका हूँ उस पर इसको कैसे करेंगे। तो टॉपिक हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है और टॉपिक है हाउ डज डिजिटल एज बिकम एन एडवांटेज इन द करंट एरा। इसी से मुतल्लिका एक और टॉपिक है
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल एज की ब्लेसिंग्स और कर्स, यानी डिजिटल एज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो दोनों टॉपिक हैं, इसमें जरा ज्यादातर एडवांटेजेस पे बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसके स्टेप्स देखते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ले जी, वो सवाल चूंकि हमने लेट से हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, अब हमने इसको लिख लिया, तो अब हम रफ वर्क कर रहे हैं बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था लिमिटेशन या सेगमेंटेशन। तो आप इसके सेगमेंटेशन करेंगे, सेगमेंट्स बना लेंगे। तो पहला सेगमेंट है जी डिजिटल एज, एडवांटेज, करंट एरा। तो हाउ डज से तो क्वेश्चन पैदा होता है, तो हमने तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इस टॉपिक में से पिक किए कि डिजिटल एज एडवांटेज कैसे बनी आज के इस दौर में। एक एडवांटेज तो आप अभी खुद एंजॉय कर रहे हैं कि यू आर वेरी फार अवे, और मैं इस वक्त एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर के मेन कैंपस लाहौर में बैठ के आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ। विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में मेरी जो आवाज है, जो मेरा इंटरेक्शन है, वो आपसे हो रहा है। और आज हम 16 जून 2020 में हैं, और जितने भी दुनिया में लोग मेरे साथ इस वक्त इंटरेक्ट कर रहे हैं इस वक्त लाइव सेशन में, और उसके बाद यूट्यूब पे, फेसबुक पे जब ये वीडियो अपलोड होती है तो उन तक ये बात पहुंच जाती है। तो सबसे पहला तो बेनिफिट आपके सामने नजर आ गया कि दुनिया, जो ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, डिजिटलाइजेशन ने उसको इतना स्पीडी और फास्टन कर दिया है कि हम अब पूरी दुनिया एक पेज पर आ गए हैं। पहले तो एक विलेज था ना, अब एक पेज पर हम हैं, एक ही जगह है, एट द सेम टाइम, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स की डिले के हिसाब से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिजिटल एज क्या है, आपको इसका पता होना चाहिए। मैंने अपने पहले लेक्चर में एक रिक्वेस्ट की थी, अनटिल अनलेस, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में मैं बताता हूँ, प्री रेक्विजिट्स ऑफ एसे राइटिंग, नॉलेज इज नंबर वन। मैं सबसे पहले नॉलेज को रखता हूँ। कोई अच्छा राइटर तब तक बन ही नहीं जा सकता जब तक उसके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो आप जो टॉपिक पिक करते हैं, उस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको उसका बैकग्राउंड पता है, उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स आपको पता है, आपको पता है उस टॉपिक का मेन थीम क्या है। तो जिस तरह डिजिटल एज है, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग डिजिटल एज होती क्या है। वी आर पासिंग थ्रू दिस एज, वी आर एक्सपीरियंसिंग एंड विटनेसिंग डिजिटल एज। दूसरी बात, इसके एडवांटेजेस इन करंट एरा। अब ये देखें, मैंने आपको एक और टेक्निक सिखाई थी कि टॉपिक को अंडरस्टैंड कैसे करना है। टॉपिक में कुछ प्रॉम्प्टर्स होते हैं। प्रॉम्प्टर का मतलब जिसपे फोकस करना चाह रहा है। तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले हाउ इज द प्रॉम्प्टर, और आखिर में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क इज अ प्रॉम्प्टर। एग्जामिनर हमसे क्या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि एक्सप्लोरेटरी ऐसे लिखें। जो है आपका जो राइटिंग स्टाइल, जिस तरह 4 राइटिंग स्टाइल में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, उसमें से एक राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि नैरेटिव राइटिंग होती है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है, क्रिटिकल राइटिंग होती है, वैल्यूएटिव, उसमें आपने एक्सप्लोरेटिव राइटिंग स्टाइल है। यानी नाउ द राइटर इज वेरी मच इंटरेस्टेड विद दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट या दैट काइंड ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, जिसमें आप उसके हाउ को पहले अंडरस्टैंड करें। तो हाउ क्वालिफाई करेगा डिजिटल एज, कैसे, और ये डिजिटल एज एडवांटेज कैसे बन गई। तो इसका मतलब है इसके डिसएडवांटेजेस के इसके ऊपर बात नहीं हो रही। हाँ, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हैं, तो उसको कैसे कर्ब करना है, कैसे उसको हमने फेस करना है, कैसे उसकी रेमेडी प्रोवाइड करनी है, कैसे इस डिजिटल एज से ज्यादा फायदा उठाना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। कहीं ना कहीं जो इसमें हर्डल्स आ रही हैं उसका जिक्र भी आप कर सकते हैं, बट एग्जामिनर ने मांगा नहीं है। रिदम बनाने के लिए अपने ऐसे की एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको करने के लिए आप इस तरह की कोई थोड़ी बहुत डिबेट अपने नैरेटिव के अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई भी नई डिस्कवरी, कोई भी नई इन्वेंशन 100% आपको प्रॉफिट नहीं देती, फायदा नहीं देती, बेनिफिट नहीं देती। जब कोई चीज आती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी लेके आती है। मतलब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जिस दौर में इस वक्त हम रह रहे हैं, इससे अगर पिछली जनरेशन को देखा जाए तो उनमें सुसाइड रेट बहुत कम था, उनमें डिप्रेशन बहुत कम था, उनमें लोनलीनेस बहुत कम था। बिकॉज बिकॉज वो डिस्टेंस पे नहीं होते थे, उनके पास ये डिजिटलाइज्ड किस्म के गैजेट्स, ये फीचर्स, इस किस्म की इकोनॉमी, इस किस्म की एजुकेशन, इस किस्म के बेनिफिट्स, इस किस्म की ग्रोथ, इस किस्म का इंटरेक्शन तो नहीं था। लेकिन जो उनके पास था वो आर्टिफिशियल नहीं था। तो डिजिटल एज हमारे जो एज ए ह्यूमन
इंसान के जो ताल्लुकात हैं, जिसमें एहसास है, फीलिंग है, कुर्बत है, इकट्ठा होना है, कलेक्टिव अप्रोच है, अब वो नहीं है। जिस तरह मैं अभी हजारों लोगों को इंटरेक्ट कर सकता हूँ इस कैमरा के थ्रू, बट द पीपल आर नॉट इन फ्रंट ऑफ मी। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से जहां आपको फायदा नजर आता है, वहां नुकसान भी होता है। खैर, ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है। मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके थोड़ा सा ज़हन-नशीन कराने की कोशिश की है कि इट इज द पैटर्न हाउ वी कैन थिंक। तो आप लोगों ने इस तरह चीजों के बारे में सोचना है, बिकॉज देयर आर नो सेटल्ड रूल्स कि आपने एक ही एस्पेक्ट पे चीजों को देखना है। आपने पहले उसको एक्सप्लोर करना है कि टॉपिक में क्या कह रहा है। तो हाउ डज डिजिटल एज बिकम एन एडवांटेज इन करंट एरा? फोकस एग्जामिनर का है कि आप डिजिटल एज को अप्लाई करेंगे आज के करंट एरा में विद रेफरेंस टू एडवांटेजेस। यानी मेन फोकस आपका ये होना चाहिए कि डिजिटल एज एडवांटेजेस तो लेके आई है, लेकिन कैसे लेके आई है, अब इस पे आपने एक्सप्लोर करना है, अपने ब्रेनस्टॉर्म करना है, आर्ग्यूमेंट जनरेट करना है, नैरेटिव बिल्ड करना है। उसके लिए आपने सॉलिड किस्म की फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करनी है। इकोनॉमी में से कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में से कर सकते हैं, ईज ऑफ लाइफ के लिए कर सकते हैं। लो जी, स्टेप 2 है एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन में हम ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक हमारे सामने है, इसको हमने क्या अखज किया, क्या एक्सट्रैक्ट किया, हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो मैंने कोशिश की है इसके ऊपर, हाउ डज द डिजिटलाइजेशन ऑफ करंट ग्लोब बेनिफिट्स मैनकाइंड। आई थिंक वो ये पूछना चाह रहा है, हाउ डज न्यू ट्रेंड ऑफ डिजिटल एज बिकम अ ब्लेसिंग फॉर कॉन्टेम्परेरी एपक। कैसे ये जो नया ट्रेंड है डिजिटलाइजेशन या डिजिटल एज का, ये कॉन्टेम्परेरी दौर के लिए एक ब्लेसिंग बन चुका है। इन व्हाट वे नाउ अ डेज द एरा ऑफ डिजिटलाइजेशन बेनिफिट्स अस। किस तरीके से, किस अंदाज से, क्योंकि हाउ डज डिजिटल एज इन व्हाट वे, और द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिजिटल एज इन करंट वर्ल्ड, ये भी। तो नाउ इट इज द वे यू कैन एक्सट्रैक्ट, आपने किस हद तक अंडरस्टैंड किया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द वे आई टीच is very much comfortable and easy with reference to methodology, कि मैं स्टूडेंट्स को ये स्किल डेवलप करने की ऊपर एम्फोसिस करता हूं कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। आपका 90% काम हो जाता है जब आप ये समझ लेते हैं पूछा क्या जा रहा है। बिकॉज दुनिया में कामयाब लोग दो किस्म के ही हैं। नंबर वन, जिनकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत कमाल की होती है, यानी जो लिखा है उनको वही समझ आ रही है, ना कि जो उन्होंने समझा। अक्सर हम एग्जाम से बाहर आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, या एग्जाम में आप भी जाते होंगे, तो आप एक डिफरेंस फील करते हैं कि अगर आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो ज्यादा नेचुरल होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज शो करने की वहां कोशिश कर रहे हैं कि बस आपको लगा है तो इसमें से ये चीज मुझे समझ आई, इसने क्या, आप शुरू हो गए, आपने उसको अंडरस्टैंड नहीं किया वो किस एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा है। और ज्यादातर स्टूडेंट के फेलियर की कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में, मुकाबले के इम्तिहान में, चाहे वो इंडिया में है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, दुनिया में कहीं पे भी है, जीआरई के एग्जाम, टॉफल, आइल्स, यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट, कुछ भी है, सैट, गैट, कुछ भी है, रीजन ये होती है कि हम अपना सारे का सारा फोकस जो है वो जवाब देने पे लगा देते हैं, रादर देन सवाल को अंडरस्टैंड करने पे। तो इसीलिए मैंने एक्सट्रैक्शन को स्टेप 2 रखा है कि पहले अंडरस्टैंड करना है, सर्कल करना है कि वो मेन कीवर्ड्स क्या हैं, आपका टॉपिक के कीवर्ड्स, और नंबर 2, अब अखज करें, एक्सट्रैक्ट करें। और आप, मैंने ये 4 तरीकों से एक्सट्रैक्ट किया, आपको ये एक बात भी लिख सकते हैं, हालांकि इन चारों सेंटेंसेस का मतलब एक ही बन रहा है कि डिजिटल एज आज के इंसान को कैसे बेनिफिट करती है। नाउ स्टेप 3 पे आते हैं, डिवाइडिंग मेजर एस्पेक्ट्स या मेजर फीचर्स। तो अगर आप गौर से देखें तो जब आपने इसको अंडरलाइन किया था, सर्कल किया था, तो आपके पास ये एस्पेक्ट्स आ तो गए। सबसे पहला तो डिजिटल एज है क्या, और इसके एडवांटेजेस आज क्या हैं। तो दो ही एस्पेक्ट हैं इसके। अब एडवांटेजेस आपको पता है डिजिटल एज है क्या, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना है, एग्जामिनर इसके ऊपर फोकस करेगा, एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एज। नहीं जी, इससे हट के अब हमारे इंग्लिश ऐसे में कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे आंसर में कुछ नहीं होना चाहिए। नाउ इट इज कॉल्ड फोकसिंग द टारगेट, फोकसिंग द क्वेश्चन। जब आप अपने सवाल को फोकस करते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड कर लेते हैं और ये समझ जाते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है, तो फिर आप अपने नॉलेज को वॉमिट नहीं करते।
उल्टी नहीं कर देते, आप सारा नॉलेज नहीं फे, आप फिर एनालिटिकल और क्रिटिकल वे से उस क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट इज द की टू सक्सेस। यानी मैक्सिमम मार्क्स अगर आपने गेन करने हैं रिटर्न में, तो जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। और बिल्कुल ऐसा ही इंटरव्यू के लिए जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो मैं उनकी सबसे पहली हैबिट जो डेवलप करता हूं, मैं उनको कहता हूं जस्ट बिकम अ गुड लिसनर। नो नीड ऑफ हैविंग अ ग्रेट काइंड ऑफ नॉलेज एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स। आपके पास दुनिया का सारा इल्म होना जरूरी नहीं। यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। यानी जो मैंने आपसे पूछा, आई नीड द आंसर। आंसर आप प्रिसाइज देना चाहें, आंसर आप डिटेल देना चाहें, ओके, बट इट मस्ट बी रेलेवेंट टू माय क्वेश्चन। तो लिखने में भी जो सवाल किया जा रहा है उसका आपने रिटर्न जवाब देना है, और इंटरेक्शन में भी आपने कोशिश ये करनी है कि आपसे जो पूछा जा रहा है, यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। आपने सुनना है गौर से। तो ये तो चले एक टिप इंटरव्यू के लिए भी, आप लोगों के लिए, प्राइवेट सेक्टर में जाए, गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। अगला स्टेप था थिंकिंग पैरामीटर। देखें जी, साइंटिफिक एस्पेक्ट, क्योंकि हमारे जिस दुनिया में इस वक्त हम रह रहे हैं, तो जब आप थिंकिंग करते हैं तो यार डिजिटल एज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल लाइफ में भी है, कलेक्टिव लाइफ में भी है। इंडिविजुअल लाइफ में क्या है, साइंस से में फायदा होता है, डेली फेयर और लाइफ से फायदा होता है, ट्रांसपोर्टेशन से फायदा होता है। अच्छा, हम पढ़ते हैं, वी आर स्टूडेंट्स, और हम डिफरेंट किस्म की इंटरनेट की वेबसाइट सर्व कर सकते हैं। उस सर्फिंग में हम गूगल पे जाते हैं, याहू पे जाते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं। अच्छा, डिजिटल लाइब्रेरीज पे हम चले जाते हैं। अच्छा, ऑनलाइन हम बहुत से टूल्स इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर लर्न करने के। यूट्यूब पे, डेली मोशन पे बहुत से टूल्स हैं, बहुत से लोगों की वीडियोस हैं कि ये काम कैसे किया जाता है। तो डिजिटल लर्निंग हम करते हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एलएमएस, मैं खुद उससे 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे दुनिया के बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ, जिनकी यूनिवर्सिटीज के साथ मेरा राब्ता होता है, और वो मुझे कहते हैं जी आप अपने लेक्चर रिकॉर्ड करें। और वो फिर सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं होती, उसमें फिर पूरे का पूरा एक एलएमएस सिस्टम होता है। असाइनमेंट्स कहाँ पे जमा होनी है, वैल्यूएशन कैसे होनी है, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर कैसे होना है। जिस तरह जूम पे मैंने सैटरडे संडे का एक टाइम रखा हुआ है जिसपे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन होना होता है। तो इट मींस दैट कि आप सोचेंगे अपनी पूरी जिंदगी को। तो देखें, साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल एज, सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल एज, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। आज दुनिया की अमीर तरीन कंपनीज में से अमेजॉन नंबर 1, बास्कर नंबर 2 पे आ जाती है, तो माइक्रोसॉफ्ट नंबर 1 पे आ जाती है। नाउ दीज बोथ कंपनीज आर डिजिटल कंपनीज। यानी अमेजॉन भी डिजिटल कंपनी है और पूरी दुनिया में सेलिंग करती है। और माइक्रोसॉफ्ट, आप अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के थ्रू मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ये भी है। गूगल आप देख सकते हैं, यूट्यूब को आप देख सकते हैं, चाइना में अली बाबा को आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस देखें, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स पर डे जिनकी इनटेक है, जो पूरी दुनिया में इनटेक। अब देखें ना, जैसे आप पूरी दुनिया का नेटवर्क आपके पास आ जाता है, तो पूरी दुनिया आपके साथ इंटरेक्ट कर सकती है। और पूरी दुनिया आपसे, अगर आप $10 का भी कोई पैकेज सेल कर रहे हैं, और एक 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर आपके पास 1 लाख इंक्वायरीज आ जाती हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि आपने $10 लाख तो ऐसे ही कमा लिए। तो नाउ दुनिया जो है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजिटल, और अब तो डिजिटल करेंसी का दौर है। मैंने नवंबर 2019, 21 नवंबर से 27 नवंबर तक 5 वीडियो क्लिप्स बनाए थे, जिसमें एक डेंजरस ईयर 2020 इस पे भी मैंने बात की थी, डिजिटलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी पे मैंने बात की थी, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर बात की थी, और कुछ और। क्योंकि मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं जरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, इस पे काम पर्सनली भी करता हूँ, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो व्हाट आई लर्न के दुनिया जो है, अब आपका मिसाइल क्या है, बटन दबाएंगे एक मुल्क का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। आपके ऊपर किसी मुल्क ने हमला कर दिया, अब डिजिटल सिक्योरिटी अब आपके पास। अब आप तो सिक्योरिटी, आपने वो डिफेंस शीट बना ली है, उस शीट के अकॉर्डिंगली आप सिक्योर हो गए। तो नाउ आप देख लें, इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, और उसके बाद आपकी जंगें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। अब मुल्कों को मुल्कों के साथ घोड़ों पे, और वो जो इन्फेंट्री आपकी होती है, इवन दो आपकी जो वो कैवेलरी होती है, घोड़ों वाली फोर्स होती है, फिर आप वो अपनी आर्टिलरी लेके जाते हैं तो वो खाने लगे, उसकी भी जरूरत नहीं। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी है, वो मिसाइल किससे चलता है, कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। आप किसी भी बड़े स्टोर पे जाते हैं, सुपर स्टोर पे जाते हैं, वहां पे जो कैशियर्स होते हैं वो हजारों की तादाद में कस्टमर्स को डील करते हैं ऐसे विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स, बिकॉज
वो टक 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 बारकोड को स्कैन करते हैं और कंप्यूटर खुद से उसको। अभी तो जो दुनिया के और बड़ी इकोनॉमीज हैं, जिस तरह आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया में देखते हैं, जापान में देखते हैं, जर्मनी में देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं, रशिया में देखते हैं कि रोबोट्स गाड़ियां बना रहे हैं। रोबोटिक्स हो गया है, जिसको हम अपनी जबान में या एकेडमिक्स की जबान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करते हैं। देखें, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप यूट्यूब यूज करते हैं, आप जिस टाइप की वीडियो ज्यादा सर्च करते हैं, नेक्स्ट टाइम आपकी विंडो पे वही आती है। तो इसका मतलब आपका सोशल मीडिया भी, आपका माइंड भी, आपकी चीजें भी, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स भी रोबोट्स चला रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके ऊपर मेरा एक इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार वॉर्स और इससे रिलेटेड मैंने बड़ा प्यारा टॉपिक तैयार किया, उस पर भी आपको काम करवाऊंगा। मेजर एस्पेक्ट्स लाइक मेडिकल, मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, आप देख लें इनके ऊपर भी डिजिटल एज के क्या, क्योंकि हमने 3 घंटे में ऐसे लिखना है कोई डिजिटल एज पे पीएचडी का थीसिस तो लिखना नहीं कि हम सब कुछ ही डाल देंगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो सारे पॉइंट्स आप जेन में जो लिखते हैं, पेन डाउन करते हैं, उनमें से तमाम के तमाम पॉइंट नीट आउटलाइन में नहीं जाने होते। द रीजन बीइंग इज दैट कि जो आपकी नीट आउटलाइन होती है उसमें आपने 3 घंटे के अकॉर्डिंगली, जो 2 घंटे आपका राइटिंग का टाइम होता है, इसमें आपने नीट वर्क करना होता है, रफ वर्क 1 घंटे का होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी नीट आउटलाइन बनाते हैं। बहुत से पॉइंट्स जो आपने लिखे होते हैं वो आपके मिस भी हो जाते हैं, क्योंकि आपने विद इन द गिवन टाइम पीरियड अपना काम भी करना होता है। ले जी, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। तो वेरिएबल डेवलपमेंट या रफ आउटलाइन एक बना लें। तो मैंने आपको बताया था रफ आउटलाइन की 3 हेडिंग तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, परमानेंट है, इनको कांस्टेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन की हेडिंग, और लास्ट हेडिंग आपकी होती है कंक्लूजन की। ठीक हो गया जी। और इसके बीच में वेरिएबल यानी बॉडी की हेडिंग्स होती हैं, आखिरी कंक्लूजन की है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, इंट्रोडक्शन की है। जो बीच की 3 हेडिंग्स अगर आपको नजर आ रही हैं, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये आपने खुद सोचनी है। कैसे सोचनी है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मसलन मैंने क्या किया है, मैंने टॉपिक को देखते हुए, रिदम बनाते हुए 3 हेडिंग्स दी हैं। मसलन इंट्रोडक्शन तो पहली हेडिंग है, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द टर्म डिजिटल एज, इसके ऊपर एक पैराग्राफ 150 पौने 200 वर्ड का लिखना जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश ऐसे राइटिंग में आप हेडिंग नहीं दे सकते, डेफिनेशन नहीं दे सकते, और इंट्रोडक्शन में किसी भी चीज को डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया जाता है। इंट्रोडक्शन में तो जर्नल स्टेटमेंट और थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने रीडर को, अपने मार्कर को, अपने एग्जामिनर को कन्विंस करना होता है कि यू नो, आप जानते हैं कि जिस टॉपिक के ऊपर आप 2500 से 3500 वर्ड्स का या 5000 वर्ड्स का 3 घंटे में एक डिटेल्ड ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको उसके कॉन्सेप्ट्स का भी पता है। तो फिर आप डिजिटल एज को इस पैराग्राफ में कॉन्सेप्चुलाइज कर सकते हैं विद रेफरेंस टू योर नॉलेज, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल एकेडेमिया की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली। अब आते हैं जी मेजर एरियाज ऑफ डिजिटलाइजेशन इन करंट वर्ल्ड। तब तक हम बेनिफिट पे बात नहीं कर सकते जब तक हमें मेजर एरिया जो दुनिया में डिजिटलाइज हो गया उसका नहीं पता। जिस तरह मैंने अभी अपनी डिस्कशन में आपसे कितनी चीजें डिस्कस कर दी, आपकी सिक्योरिटी डिजिटलाइज हो रही है, आपकी इकोनॉमी डिजिटलाइज, इवन कि आपकी रिक्रूटमेंट। आप खुद अंदाजा लगाएं, पहले आज से 5-7 साल पहले जितने प्राइवेट सेक्टर होते थे वो थ्रू वेबसाइट, थ्रू डिफरेंट पोर्टल्स और डिफरेंट सिस्टम्स आपकी एप्लीकेशन लेते थे। लेकिन पिछले 5 सालों में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने पाकिस्तान में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस वालों ने, पीपीएससी वालों ने, इंडिया के अंदर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने, इस तरह बांग्लादेश में, अब उन्होंने डिजिटल रिक्रूटमेंट का सिस्टम बना दिया। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, फीस जमा कराते हैं, उसको स्कैन करके चढ़ा देते हैं, वो स्कैन होकर उनके पास उस एप्लीकेशन, और उधर आपका ऑटोमेटेड आपकी एक जनरेट हो जाती है रोल नंबर स्लिप। नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन आ जाता है। उसके अकॉर्डिंगली आपकी फर्दर मेडिकल की अगर आपने पास किया है, या साइकोमेट्रिक टेस्ट की, साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेट्स भी आ जाती हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप जाते रहते हैं और अपना एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप अपनी जॉब का जो भी आपका रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। आप देखते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान आर्मी के जितने एग्जाम होते हैं, एयरफोर्स के कितने एग्जाम होते हैं, उसके अलावा नेवी के जितने एग्जाम, वो सब ऑनलाइन हो गए। सब आपने सेंटर में जाना, बैठना है। अगर आप 10-15-20 साल पीछे जाते हैं तो AO लेवल्स की जो एग्जाम हुआ करते थे बड़े बड़े होटल्स में, लाहौर में, वारी में, और पीसी में सेंटर बना करते थे। आइल्स के आप एग्जाम देख लें, आइल्स का जो रीडिंग होता है, आपका जो राइटिंग होता है और लिसनिंग होता है, ये भी सेंटर्स बने हुए हैं। और अभी तो आपका स्पीकिंग का टेस्ट भी उन्होंने डिजिटल कर दिया जब से कोरोना वायरस हुआ, कि आपने वो आपको पोर्टल देंगे, एक लॉगिन देंगे, आप उस लॉगिन में बैठेंगे, आप वो आपसे इंटरेक्शन करेंगे, उधर से वो होंगे, इधर वो आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी और वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। इट मींस दैट ये सबसे पहले तो आपने एग्जामिनर को कन्विंस करना है मेजर एरियाज ऑफ डिजिटलाइजेशन करंट वर्ल्ड। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल एज, ऑब्वियस सी बात है
ये हमारे थिंकिंग पैरामीटर है। तो आपने साइंटिफिक डिजिटलाइजेशन, सोशल डिजिटलाइजेशन, अभी आपका जितना डाटा कलेक्ट हो रहा है कोरोना वायरस का, आप पूरी दुनिया में देख लें। आपके अभी एहसास प्रोग्राम में 12,000 रुपया पर पर्सन इमरान खान साहब ने दिया है, वो किस तरह दिया है? उसका डिजिटल सर्वे किया गया, डाटा कलेक्ट किया गया। अब जिन्होंने उस प्रोग्राम में ले लिया वो किसी और नए आने वाले प्रोग्राम में पैसे नहीं ले सकते। इस तरह हर चीज अमेरिका के अंदर, तो अगर आपको क्राइम करते हैं तो वो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर में आ जाता है। इसी तरह दुनिया के और ममालिक है वहां पर आ जाता है। यानी आप किस स्टेट में रहे, किस शहर में रहे, किस जॉब में रहे, किस किस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहे, यहाँ तक के वहां के जो सिविल सर्वेंट है, पुलिस वाले हैं, उनके खिलाफ जितनी एप्लीकेशंस जाती हैं, इंक्वायरीज होती हैं, जिसमें वो गिल्टी होते हैं, वो सजा जजा का निजाम होता है। यूएस की बात मैं कर रहा हूँ, वो उसकी सारी जिंदगी की वो एक डिजिटल चिप के अंदर उसका डाटा चला जाता है। इस वक्त आपका मेरा जो आईडी कार्ड है, इसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं, इसमें भी चिप है। उसमें क्या होता है? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिजिटलाइज। आपके पास डाटा होता है, आपकी चीजें होती हैं। तो हर एस्पेक्ट में अगर आप देखें तो डिजिटलाइजेशन है, तो हर एस्पेक्ट में इसके एडवांटेजेस भी होंगे। प्रिमिटिव मेजर्स, प्रीएम्प्टिव मेजर्स टू काउंटर द इवल्स ऑफ डिजिटल, ये मैंने खुद डाला है। इसमें को 3-4 हेडिंग्स आप डाल सकते हैं। ये मैंने इसलिए डाला है कि याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी कुछ लिखा जाता है ना, राइटिंग राइटिंग एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है। तो रिदम बनाना होता है। किसी भी काम को खत्म करने से पहले कहीं ना कहीं आपने उसके तमाम एस्पेक्ट को डिस्कस करना होता है। गो कि ये जो वेरिएबल लास्ट हेडिंग आपके सामने, प्रीएम्प्टिव मेजर्स टू काउंटर द इवल्स ऑफ डिजिटल एज, ये एग्जामिनर ने नहीं पूछा, ये मैंने खुद ऐड किया। इसके अंदर 2-3 हेडिंग्स मैं डाल दूंगा। उन हेडिंग्स में बताऊंगा कि जो जो डिजिटल एज में इस वक्त आपको नुकसानात भी तो होते हैं ना फायदे के साथ, उसको कैसे प्रीएम्प्ट किया जाए। हिफ्ज़े मा तकद्दुम, पहले से ही हम प्रीएम्प्ट कर लें कि ये नुकसान डिजिटल एज के हैं, उससे बचाए। इस तरह आपके आप घरों में छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे बच्चियां होते हैं, आपको पता है बड़ी ऐसी किस्म की एप्स आ गई हैं जिससे उनके माइंड को, उनके दिमाग को डिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। आंखों की बीमारियां हो रही हैं बहुत ज्यादा एप्लीकेशन यूज करके। आप टिकटॉक के कितने नुकसान आते हैं आपके सामने हैं। इस तरह और बहुत से नुकसान हैं, पर जहां फायदे हैं वहां पर नुकसान भी। तो मैंने इसको रिदम बनाने के लिए 1-2 हेडिंग्स में इसमें डालूंगा और आखिर में कंक्लूजन है। ले जी, ये मेरी होगी रफ आउटलाइन, और फिर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैं हर एक एस्पेक्ट पे करूंगा। जिस तरह अगर आप गौर से देखें तो मेरी जो रफ आउटलाइन है उसका जो मेजर टॉपिक है वो कॉन्सेप्चुलाइजेशन से शुरू हो रहा है। इंट्रोडक्शन में तो हमने जनरल थीसिस स्टेटमेंट देनी होती है। तो अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूँ, ये आपके सामने अभी आ जाएगी रफ आउटलाइन। तो कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ डिजिटल एज, तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं जी डिजिटल एज क्या है। तो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, आपके पास सर्वेज का रिजल्ट आता है, आपके पास डाटा आता है, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। और वो जो डाटा होता है वो डिजिटलाइज डाटा होता है। प्रोग्रेस इन मेडिसिन टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड ब्रिंग एट दिस डेस्टिनेशन विदाउट ट्रेवलिंग अप। आपने देखा एक नया कॉन्सेप्ट भी दुनिया में है कि विदाउट ट्रैवलिंग ऑफ पेशेंट, विदाउट ट्रैवलिंग ऑफ मेडिकल टीम, अब ऑनलाइन दुनिया में बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, उसको कैमरे के साथ दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करके उसको किया जाता है। और दुनिया में इसमें इसकी बहुत बड़ी मिसालें हैं। मसलन इंडिया के अंदर जितनी भी बड़ी लिवर सर्जरीज हो रही हैं उसमें ये टेक्निक को अप्लाई किया गया, और इंडिया लिवर सर्जरी में दुनिया में 3-4 नंबर पे आ चुका है। उसकी रीजन ये है कि जो बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े आप समझ लें सर्जन जो हैं, जरूरी नहीं वो फ्रीक्वेंटली इंडिया या बाकी मुल्कों में ट्रैवल करें, वो दुनिया में कहीं पर भी हैं, वो गाइड करते हैं, ट्रेन करते हैं, टीच करते हैं, और डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंस में उस ऑपरेशन को मॉनिटर भी करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखें फॉर एग्जाम्पल, एक इट इज माई ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो मेरे जेन में एक डाटा है या जो मेरी नॉलेज है या जो मैं असेस करता हूँ अपनी ऑब्जर्वेशन से, उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिखा। थिंग्स अपीयर ऑनलाइन एज इंस्टेंट एंड गेट अराउंड द वर्ल्ड इन इंस्टेंट। ऑब्वियसली बात है, डिजिटल एज है क्या? डिजिटल एज ये है कि जो चीजें आपके सामने आती हैं वो पूरी दुनिया में मतलब वायरल हो जाती हैं, लोगों को पता चल जाता है। इससे एक फायदा ये है कि अवेयरनेस भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं कि मेट्रोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद वेदर्स, आपका मौसम कैसा होगा। तो अब इस डिजिटल एज की वजह से आपके अपने स्मार्टफोन्स पे, वेबसाइट्स पर आपको पता है आपके जिस इलाके में आप ट्रेवल करने लगे हैं वहां कल क्या मौसम होगा। इसी तरह जो एयर ट्रैवलिंग होती है,
ये कंडक्ट करते हैं सर्वेज इस तरह के। तो ये ऐसी चीजें हैं जिससे आपको फायदा होता है। अगली बात, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन स्लो थी, वीकन थी, और उसमें बहुत सा आप समझ ले गैप्स थे। लेकिन डिजिटलाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, 0-1 बाइनरी लैंग्वेज के बाद, डिजिटल वे के बाद, आपको पता है ना दुनिया में इससे पहले भी एक टेक्नोलॉजी थी जिसको एनालॉग टेक्नोलॉजी कहते थे। लेकिन जब से बाइनरी टेक्नोलॉजी आई, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आई, बिट्स में डाटा आया, बाइट्स यानी 0 से लेके 8 तक 9 बिट्स होती हैं, उसको एक बाइट कहते हैं। फिर 1 किलोबाइट होता है, 10,024 बाइट्स को 1 किलोबाइट कहते हैं, 1 KB। इसी तरह एक मेगाबाइट होता है, 10,024 किलोबाइट को 1 मेगाबाइट कहते हैं। इसी तरह एक गीगाबाइट होता है, 10,024 मेगाबाइट को 1 गीगाबाइट कहते हैं। इसी तरह टीराबाइट होता है, 1,024 जो गीगाबाइट है उससे 1 टीराबाइट बनता है। इस तरह फिर ये चीजें आगे, ये डाटे की फॉर्म है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि अब कितनी जल्दी टेलीकम्युनिकेशन में और ब्रॉडकास्टिंग में डिजिटल एज की वजह से फायदा हो गया। आप खुद देख लें कि मैं को बहुत बड़े इक्विपमेंट और सिस्टम के साथ आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ और दुनिया में जहां पे भी आप लोग बैठे हैं इस वक्त मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉर होम अप्लायंसेस एंड डेली लाइफ रूटीन। तो डिजिटल एज का मतलब ये है कि ऐसी एज जिसमें आपके रूटीन होम अप्लायंसेस, घर में इस्तेमाल होने वाली चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो गई हैं और बहुत ज्यादा आपको फायदा दे रही हैं। एवेल्युएशन इन एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर फील्ड, जो आपकी क्रॉप्स की ग्रोथ है, उसके अलावा एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ऑडियो एंड वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, शेयर डॉक्यूमेंटेशन है, इंस्टेंट मैसेजिंग है, सैप सिस्टम फॉर परफॉर्मिंग सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं, सिक्योर एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस। आप किसी भी डिवाइस से किसी भी डिजिटल एज टू मेक रोबोट लाइक ह्यूमन फेस, डेवलपमेंट इन फूड मेकिंग स्ट्रक्चर्स, एवेल्युएशन इन एजुकेशन सेक्टर फॉर डिस्टेंस लर्निंग, जिसकी अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ, एंड वी ऑल आर विटनेसिंग दिस डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम। उसके अलावा डिजिटल एज टू प्रेजेंट वैल्यूज एंड आइडियाज इन virtual form like slides, evaluation in scientific methods to absorb the sunlight with control, artificial intelligence, robotics जिसको कहा जाता है, to made ancient things alive nowadays, robots to replace humans in office, home, social life, and also used in wars against enemies. इसके ऊपर मैंने आपको कहा भी एक टॉपिक पे हम बात भी करेंगे। तो अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को देखें तो इट इज समथिंग लाइक डिजिटलाइजेशन, के आपका इंडिविजुअल लाइफ से लेके कलेक्टिव लाइफ तक हर चीज डिजिटलाइज हो जाए। आपका खाना, आपका पीना, आपका इंटरेक्शन, आपका कम्युनिकेशन, आपका मतलब भी देखें, आप रिजर्व करते हैं अपने लिए, बुकिंग करते हैं रेलवेज में, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन में, एविएशन यानी आप एयरलाइंस रिजर्व करते हैं, दुनिया में कहीं पे भी बैठ के आप होटल रिजर्व कर सकते हैं। आजकल वो एक ऐड आता है ट्रीवैगो, दुनिया में कहीं पे भी सस्ते तरीन होटल्स रिजर्व कर सकते हैं। इसी तरह टूरिज्म स्पोर्ट्स स्पॉट्स जितनी भी एरियाज हैं उसको आप, तो आपकी जिंदगी पूरी की पूरी डिजिटलाइज हो गई और इतनी ज्यादा डिपेंडेंस हो गई है डिजिटलाइजेशन पे कि अब इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। यानी इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा हैं और इसके ऑब्वियस ही बात है इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी इस तरह है। अब ब्लेसिंग फॉर मैनकाइंड क्या है? डेवलपमेंट एंड अकाउंट्स टू मैनेज रिकॉर्ड फॉर इयर्स एट वन प्लेस। डेटाबेस सिस्टम ऐसा बन गया कि पहले आपने रिकॉर्ड बनाने और वो डिफरेंट रजिस्टर्स बनाने हैं और स्टोर रूम्स होने हैं, उसका एक स्टोर रूम का एक ऑफिसर आपने रखना है जो उन रिकॉर्ड्स को ढूंढेगा, लाएगा, तो आपका सारे का सारा रिकॉर्ड एक डिजिटल गैजेट पे हो जाता है, उसके बाद एक चिप पे आ जाता है। तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस जो पेपर्स आपके इस्तेमाल होते थे, कागज इस्तेमाल, उसकी जरूरत ही नहीं है। अब एक छोटी सी चिप में, छोटे से कंप्यूटर में क्लाउड, अब तो क्लाउड मेमोरी आ गई है कि आप दुनिया में जहां ट्रेवल करें अपने क्लाउड से, जिस तरह लोग यूट्यूब उसको गूगल को इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल पे जब आप अकाउंट बनाते हैं तो 15 GB का क्लाउड फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाटा उस पर अपलोड कर सकते हैं। दुनिया में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं वहीं से डाटा डाउनलोड करें। आजकल आपके टेलीफोन नंबर्स जो हैं वो भी गूगल पे सेव हो जाते हैं। अगर आपने एक्टिवेट किया हुआ है तो आपका मोबाइल चोरी हो गया, गिर गया, कुछ हो गया, नो इशू, आप नया मोबाइल लें, गूगल अकाउंट उसमें दोबारा कॉन्फ़िगरेशन करें और जितने आपके फोन नंबर से वो दोबारा आपके नए मोबाइल में आ जाते। मतलब इस तरह की इतनी मिसालें, इतना कुछ आप ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कहा, यू मस्ट बी गुड ऑब्जर्वर, गुड ब्रेनस्टॉर्मर, और फिर आप इन चीजों को कहेंगे। बिजनेस एवेल्युएशन फॉर डिसीजन मेकिंग लिंक्ड विद अदर कमोडिटीज फॉर एम्पावर्ड द सिस्टम। ऑब्वियसली बात है, पूरी दुनिया में बिजनेस एवेल्युएशन
जरूरी नहीं है कि फिजिकली लोग आपके मुल्क में आपके पास आए, आपके सेटअप में आए, लोग दूर बैठे आपसे इंटरेक्ट करते हैं, वैल्यूएशन होती है। जिस तरह आप कंसल्टेंसी बिजनेस में देखते हैं, ट्रैवल बिजनेस में देखते हैं कि पूरी दुनिया एक हब बन गई है, और यहाँ से बैठ के मैं दुनिया के बड़े मुल्क में, जिस तरह हमारा एक छोटा सा सिस्टम है यूरोप में, यूके में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनिवर्सिटीज के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से ट्रैवल करना चाहता है, बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, वो हमारे पास आता है, हम इधर से उसके डॉक्यूमेंट सारी चीजें करके, सब पूरी फाइल आ जाती है, उसकी एक डिजिटल फाइल ईमेल आती है, वो एम्बेसी को फॉरवर्ड करते हैं, वो इंटरव्यू देता है, और वो अमेरिका या यूके में जाके उस यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर देता है ना। रीजन बीइंग इज दैट कि चीजों को स्मार्टली डील किया जा रहा है, यानी वन विंडो ऑपरेशन भी इसको कह सकते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी टॉपिक ऑफ सोशल एंड ग्लोबल एस्पेक्ट ऑन इंटरनेट डेटाबेस पे, ग्लोबल डाटा ट्रांसफर इन सम सेकंड्स, यानी कुछ सेकंड्स के अंदर ही, फ्रीक्वेंट, यानी आप चंद लम्हों में अपना डाटा ट्रांसफर कर लेते हैं। डेवलपमेंट इन मेडिसिन सिस्टम टू इम्प्रूव पेशेंट्स हेल्थ क्विकली एंड सेव टाइम फॉर अदर्स, ability to host virtual meetings in multiple locations via टेली प्रेजेंस भी कह सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, ETC वगैरह 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 एक्सेट्रा। यानी अब ये भी काम आप कर सकते हैं, इससे पहले ऐसा नहीं होता था। और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टू सी व्हाट अदर्स डूइंग, डेवलपमेंट ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपरलेस प्रैक्टिस ऑफ ग्रेट एडवांसमेंट। ऑब्वियसली बात है, आप तो पेपरलेस इकोनॉमी भी है, और आपका दुनिया में गैजेट्स इतने ज्यादा हो गए हैं। जिस तरह पाकिस्तान में, मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इसको कनकोडिया ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कहते हैं। तो मेरा विटनेस उनको करने का, उनका सिस्टम विटनेस करने का एक तजर्बा हुआ, मुझे मौका मिला। तो उन्होंने अब गैजेट्स रखे हुए हैं अपने क्लासरूम्स में, मल्टीमीडियाज हैं, फिर उनकी जिस तरह लम्स में आप देखते हैं, फास्ट में देखते हैं, लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में देखते हैं, इवन के वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सेटअप आपने देखा है, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सेटअप आपने देखा, वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आ गए हैं। स्टूडेंट का इंटरेक्शन बड़ा इजीली हो जाता है, ईमेल्स और पे उनका डाटा होता है, उसी पे उन्होंने अपडेट करना होता है, उधर ही उनकी इवैल्यूएशन हो रही होती है। आप टाइम बचाते हैं, अगर आपकी को क्लास मिस हो गई है तो आप किसी गैजेट के थ्रू या किसी ऑनलाइन क्लाउड सर्विसेज के थ्रू, जिस तरह जूम है, उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं, ट्रैवल के दौरान इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। जरूरी नहीं हर, अब आपका जिस दिन टीचर अवेलेबल नहीं है या वो फिजिकली आ नहीं सकता तो उस दिन क्लास नहीं होगी, ऐसा होता है कि वो जूम पे क्लासेस ले लेते हैं, तो बहुत से ऐसे फायदे होते हैं। डेवलपमेंट इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स टू मेक सिक्योर कनेक्शन विद थिंग्स एंड व्हाट यू वांट टू डू। ऑब्वियसली बात है, बहुत से लोग हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस आजकल यूज कर रहे हैं, फूड पैंडा को आप देख लें, उसके अलावा और ऐसे एप्लीकेशंस आपको नजर आएंगी। सहूलत वॉलेट के नाम से कोई एक वेबसाइट चल रही है कराची के अंदर। इसी तरह लाहौर में चीता के नाम से एक वेबसाइट थी, और उसमें होता ये था कि उस बंदे को आप उस पर कॉल करते हैं और आपको घर के छोटे मोटे जितने भी काम है वो करता है, वो लाके आपको देता है, और आपकी जो भी उसके सर्विस चार्जेस आप दे देते हैं। इसी तरह आजकल कुछ और वेबसाइट्स भी आई हुई हैं जिसमें आपको प्लम्बर रिक्वायर्ड है, आपको टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है, इलेक्ट्रिशियन रिक्वायर्ड है। आप उबर को देख लें, अभी कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से दुनिया में उबर करीम बंद है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, वरना पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उबर क्रीम में था, जिसमें आप देख लें कि आप एक वेब से कनेक्ट होते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपके एरिया में कौन कौन अवेलेबल है। आप उसमें अपनी मर्जी की गाड़ी, मर्जी के एनवायरनमेंट चीजें सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं, और वो बंदा आपके पास आ जाता है, ड्राइवर आ जाता है, राइडर, वो अपनी राइड के लिए आपको कह देता है चलिए जी आपने कहा, तो आपको ड्रॉप करता है। फिर सिक्योर्ड सिस्टम है, फिर आप उसको स्टार्स देते हैं, उसके एनवायरनमेंट अंदर कैसा था, कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है। तो आप देखिए, तो दुनिया में डिजिटलाइजेशन ने हर चीज को, मतलब गूगल, आपके पास मैप्स हैं, आपने किसी को एक्सेस करना है, गूगल मैप पे अपनी लोकेशन डालें और उसकी लोकेशन डालें, तो आपको अपनी डेस्टिनेशन का पता चल जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट के डिजिटल एज। या अगर हम अपने टॉपिक की तरफ वापस जाएं, तो आप देखेंगे अपने टॉपिक में क्या किया, हमारा जो टॉपिक था उसमें वो पूछ रहा था हाउ डज डिजिटल एज बिकम एन एडवांटेज। ठीक है, इसी के साथ एक और अगला टॉपिक भी हमारा है, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, डिजिटल एज होती क्या है।
दूसरा टॉपिक जो है मैं चाहूंगा आज से आपसे थोड़ा सा शेयर कर लूं, ताकि कल जब मैं इस पर डिटेल में आपसे बात करूं तो कुछ ना कुछ आप इसके ऊपर भी काम करके आए हों। जी, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। जी, हमारा सेकंड टॉपिक जो इससे मिलता जुलता है, रेलेवेंट है, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ब्लेसिंग एंड कर्स, डिस्कस। अच्छा, इसको ब्लेसिंग एंड कर्स की जगह और कर्स होना चाहिए था। मैं अभी देख लेता हूँ जी इसकी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली कि ये एग्जामिनर ने ब्लेसिंग एंड कर्स पूछा है, तो इसका मतलब ब्लेसिंग्स पहले बतानी है फिर कर्स बतानी है। और अगर उसने ब्लेसिंग और कर्स पूछा है तो या ब्लेसिंग है या कर्स है, दोनों में से कोई एक साइड आपको लेनी पड़ेगी। तो इसकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग बिकम ब्लेसिंग फॉर ह्यूमैनिटी, हाउ बिकम कर्स फॉर कंपैरिजन बोथ आइडिया। ठीक है, ये एंड ही होगा इसमें कि पहले आप बताएं जी ये ब्लेसिंग है और उसके साथ साथ कर्स है, तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। ठीक हो गया। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला ये भी डिजिटल एज ही है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डिजिटल एज। इस तरह न्यू फैशन ट्रेंड्स, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन अदर वर्ड्स ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये आपकी डिजिटल एज की ही वो बात कर रहा है। तो इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में हम इन दोनों को फर्दर भी देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने रफ आउटलाइन देखी, फिर कॉन्सेप्चुलाइजेशन देखा, फिर देखा कि किस तरह उस पर हम काम कर सकते हैं। असाइनमेंट के तौर पे अगर स्टूडेंट्स काम करना चाहें तो वो एक काम कर सकते हैं कि आपके सामने एक ये टॉपिक नजर आ रहा है, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फॉरवर्ड स्लैश के साथ इसको हम कह सकते हैं डिजिटल SYSTEMS सिस्टम्स। ठीक है जी, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या आप जेन में रखें डिजिटल सिस्टम्स, ब्लेसिंग एंड कर्स। इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, इसके ऊपर आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मैं इसके मेन फीचर निकाल सकते हैं, थिंकिंग पैरामीटर सोच सकते हैं, और उसके बाद एक रफ आउटलाइन बना सकते हैं और फिर इसकी कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर सकते हैं। इसकी रफ आउटलाइन के अकॉर्डिंगली जो मेजर वेरिएबल्स आपकी बॉडी में, आपने ऐसे की बॉडी में बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप उसके ऊपर सोच के कोई असाइनमेंट मुझे दे सकते हैं। मैं टॉपिक तो आपको इंशाल्लाह जरूर कराऊंगा और मर्ज करके दोनों टॉपिक करवाऊंगा कि दोनों टॉपिक्स में डिजिटलाइजेशन of world economy, digitalization of population, digitalization of society, digitalization of culture, civilization, digitalization of politics, digitalization of religion, digitalization of डेली अफेयर्स ऑफ लाइफ, तमाम पे बात हुई है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास इस तरह के टॉपिक्स जो कमिंग ट्रेंड्स भी हैं, दुनिया के बड़े जर्नल्स में, बड़े मैगजीन्स में इनके बारे में आर्टिकल भी पब्लिश होते हैं, तो इस तरह का नॉलेज हमारे पास कंपैरेटिव नॉलेज होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हम एक और कोशिश भी करेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट के ऊपर काम करें, क्योंकि वो भी इससे मिलता जुलता ही है। और रोबोटिक्स, जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर भी मैं कोई डिटेल में आपको एक दो टॉपिक्स या एसेज करवाऊं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। होप आज के लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा। ये आपके पास एक असाइनमेंट के तौर पे है, अगर आप इस पे काम करना चाहें आप मुझे काम कल क्लास से पहले तक सबमिट करवा सकते हैं। बेशक आपका काम वो बहुत अच्छा ना भी हो, आपका जो असाइनमेंट है वो बहुत एक्यूरेट ना भी हो, लेकिन एक एफर्ट होनी चाहिए। आप इसको गूगल पे इस टॉपिक के मेन जो कीवर्ड्स हैं उससे सर्च भी कर सकते हैं। इससे आपका नॉलेज भी इनहांस होगा, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और कहीं ना कहीं आपका एक सीरियस एटीट्यूड भी बीइंग अ टीचर मैं जज कर सकूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी, और इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।